हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एसएससी सीजीएल के लिए हमारी जीएस की मास्टर वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट पर मैं आपके लिए मास्टर वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के सॉल्व करने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा पॉलिटी का होने वाला है। पहला वीडियो है हमारा इस सीरीज़ का ये, जिसमें हम 200 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड इन 200 क्वेश्चन के साथ साथ हम अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो लगभग 500 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो 500 के आसपास फैक्ट मतलब हमारे जो 2-3 क्वेश्चंस हमको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलते हैं पॉलिटी के, वो इजीली हम क्रैक कर देंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरी सीरीज़ को आपको फॉलो करना है। सीरियसली अगर कोई बच्चा सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेता है, 101% जीएस का आपका प्रॉब्लम एसएससी सीजीएल में एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप टेस्ट लगाकर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस वीडियो की, तो वो ऑप्शन आपको जो 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स है उसके अंदर दिया हुआ है। जिन भी बच्चों ने कोर्स को एनरोल कर रखा है, आपको उस कोर्स के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा, अलग से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं लिया है तो कोर्स को आप ले सकते हो। 100 आवर जीएस का स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए मैंने अभी रीलॉन्च किया उसको 500 रुपीज़ में 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत बनाए जाते हैं? किस अनुसूची के अंतर्गत बनाए जाते हैं? अनुसूची 6 के अंतर्गत। देखिए, 6th शेड्यूल जो है आर्टिकल 244(2) के तहत गवर्नर को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स बनाने का अधिकार प्राप्त है, जो कि 6 शेड्यूल एरिया वाले राज्यों में होता है। एडीसीज की बात करें तो इनमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, 4 गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और 26 इलेक्टेड होते हैं। इस समय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया में 10 ऐसे एडीसी हमको देखने को मिलते हैं। एआरसी की बात करें तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के एक विशिष्ट जनजाति को कवर करते हैं। तो यहाँ पर 6th शेड्यूल बी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सबसे पहले किस वित्त आयोग की सिफारिश के तहत शुरू किया गया था? तो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक क्लासिफिकेशन है जिसे केंद्र सरकार उन राज्यों को विकास में मदद करने के लिए देती है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए होते हैं। इसे पहली बार 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो 5th। संविधान में किसी भी राज्य को अगर हम बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन जो था उसकी सिफारिशों के आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की श्रेणी को अब समाप्त कर दिया गया है और अब किसी भी राज्य को ये स्टेटस नहीं दिया गया है। यहाँ पर 5th ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है वो? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ और 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इस संशोधन ने आर्टिकल 334 में बदलाव किया है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें समाप्त कर दी गई हैं। पहले राष्ट्रपति को अधिकार था कि वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सके। ये व्यवस्था जो है अब हटा दी गई है। तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यह एक सशक्त न्यायिक हथियार है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, 0 एफआईआर की सिफारिश किस समिति ने की थी? किसने करी थी? जस्टिस वर्मा समिति ने। 0 एफआईआर का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531(1) में है, जो कि 2012 के निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर आधारित हैं। तो 0 एफआईआर की सिफारिश किस समिति ने की थी? जस्टिस वर्मा कमेटी ने। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हमको। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। ये वो गाइडलाइंस हैं जो भारत में एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए होते हैं। ये प्रिंसिपल्स न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते,
दूसरे शब्दों में तो ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी इन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे कि ये न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(2) राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देता है। आर्टिकल 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद करेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनसे इस प्रक्रिया में परामर्श करते हैं। तो यहाँ पर 124(2)A आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, महालेखाकार CAG किस संगठन का प्रमुख होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नेतृत्व करता है। ये विभाग भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU और अन्य सरकारी संगठनों के खातों का लेखा परीक्षण करता है, मतलब ऑडिट करता है, ताकि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सके। तो यहाँ पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर इसका प्रमुख होता है CAG। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, CAG अपनी लेखा रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है, केंद्र सरकार के खातों के लिए राष्ट्रपति को देता है और राज्यपालों को राज्य सरकार के खातों के लिए प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्ट को फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1909 के मौर्य मिंटो सुधारों से संबंधित निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, इसने विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई। और तीसरा है, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया। तो फ्रेंड्स, मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स 1909 की बात करें, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इन सुधारों ने भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए। स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट देखें तो पहला यहाँ पर कथन तो सही है। दूसरा देखते हैं, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या बढ़ाई थी, तो ये कथन भी सही है। इन सुधारों के तहत सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, तो ये पॉइंट भी सही है। सी वाला देखें, मुसलमानों को अलग निर्वाचक क्षेत्र का अधिकार दिया गया, ये पॉइंट भी सही है। मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स का एक महत्वपूर्ण पहलू था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान। इसका मतलब था कि मुसलमान अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव अलग से कर सकते थे, जो उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन A, B, C करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार के व्यवसाय के संचालन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्य गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। सभी आदेश और निर्णय भी गवर्नर के अधिकार में आते हैं। आर्टिकल 164 मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। 167 मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय करता है कि वो राज्यपाल को सरकार के कामों की जानकारी देंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। 177 राज्य विधायिका में अधिकारों की भागीदारी से संबंधित है, तो 166 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हमारे पास एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 30 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं और जीएस का सिलेबस किसी से छुपा नहीं है, इतना बड़ा है। अगर बिना डायरेक्शन के पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरी तरीके से सिर घूम जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फ्रेंड्स, जो मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है वो इसी समय के लिए बनाया हुआ है कि भैया एग्जाम से जस्ट पहले हम किस तरीके से जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कंटेंट दिया है। बहुत सारी जगह पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो याद करना डिफिकल्ट होते हैं, हमने ट्रिक से याद करें। आर्टिकल को याद करना डिफिकल्ट होता है तो हमने ट्रिक से करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने कोर्स बना के दिया है। कोर्स का मकसद एक ही है, आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस देना। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा MCQ भी दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड। रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी, जीएस का वो हिस्सा मैंने आपको दिया है इस कोर्स के अंदर जो SSC में बार बार पूछा जाता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये थी, बट 5 मंथ की वैलिडिटी के लिए स्पेशली SSC स्टूडेंट के लिए, SSC CGL का पेपर सर पे खड़ा है, तो 500 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है।
आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिटरली 18 से 20 क्वेश्चन जीएस से सही करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे एनरोल करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाकर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा, वहां पर कोर्स बाय अक्षय सर में जाना, वहां पर आपको एसएससी सीजीएल 100 आवर जीएस का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लेना। एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 घंटे अच्छे से स्टडी कर लो, जीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये बिल्कुल गारंटी है। तो चलो वापस आते हैं अपने लेक्चर पर, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। एक छात्र अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पार्क में उपयोग के लिए घर पर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सीख रहा है, वह किस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, एक छात्र कंपोस्टिंग सिखाकर पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A(G) क्या बोलता है? उसमें लिखा हुआ है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। कंपोस्टिंग एक इको फ्रेंडली तरीका है जिससे कचरे को मिट्टी में बदलकर सॉइल क्वालिटी सुधारी जाती है। इसलिए छात्र का जो ये काम है एक एग्जाम्पल है फंडामेंटल ड्यूटी के पालन करने का। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। किस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है वो? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? 5 वर्षों की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित आदर्शों का पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना विकसित करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं ये। इनमें 11 कर्तव्य शामिल हैं, लेकिन 5 ईयर ऑफ कंपलसरी नेशनल सर्विस ये इनमें से नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या क्या शामिल है? बचे हुए तीनों, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का अपनाना, बिल्कुल सही। साइंटिफिक टेम्पर और सुधार की भावनाओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, महिलाओं और समाज के प्रति सम्मान दिखाना। बट 5 वर्षों की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ऐसी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ए आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही का उपकरण नहीं है? तो भारतीय संसद में अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए कई तरीकों टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शामिल है हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 0 आवर डिस्कशन, बट फुल डे डिस्कशन जैसा यहाँ पर कोई भी उपकरण, कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है। तो पूरे दिन की चर्चा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? अलग अलग कंट्री का नाम दे रखा है हमको ऑप्शन में। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें यानी जनहित याचिका, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। वहाँ इसे पब्लिक लॉ लिटिगेशन कहा गया, जिसमें आम लोगों के हक की लड़ाई अदालत में लड़ी जाती थी। भारत में ये 1970 के दशक में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनाया और न्यायमूर्ति PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर ने इसे गरीबों और वंचितों के लिए सुलभ बनाया था। तो अमेरिका की अवधारणा से उत्पन्न हुई है PIL, बी आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा अधिकतम 33 जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। संविधान के आर्टिकल 124 में ये सीमा तय की गई है। प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर 33 बी आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का कार्य राज्य के महाधिवक्ता को सौंपता है? मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को सौंपता है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 क्या कहता है कि राज्य का एडवोकेट जनरल जो है यह राज्य सरकार को कानूनी सलाह देगा। यह राज्य के सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होते हैं। अगर अदर विकल्प की बात करें तो आर्टिकल 166 राज्य के आदेश और काम कैसे किए जाएं ये तय करता है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध में है। आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल की रचना बताता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 165 करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये आर्टिकल 160 से लेकर 167 तक के बीच के जो आर्टिकल है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, SSC में प्री में पूछा गया था। तो इस बार भी काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। इसीलिए मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर करे हैं और इस पॉइंट पर फोकस किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हो तो ड्यूल सिटीजनशिप जो है
भारत का संविधान एक सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है, यानी कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है। ड्यूल सिटीजनशिप जो है ये भारत में नहीं है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। तो भारत के संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? ड्यूल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 वर्ष के ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार, ये भारत में है, भारतीय संविधान की विशेषता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ब्लेंड ऑफ रिडिगिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुछ नियम बदलना कठिन है, कुछ आसान है। तो ये सारी संविधान की विशेषता है, बट ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में राजनीतिक दलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके देखिए, स्टेटमेंट देखेंगे। दल का दर्जा संसद द्वारा दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। दल का प्रतीक राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ये भी गलत है। सभी दल सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत हैं, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ये भी गलत है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर वर्गीकृत है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और पार्टियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नेशनल और स्टेट स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है। पार्टी स्टेटस और सिंबल संसद या राष्ट्रपति नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जबकि इलेक्शन कमीशन में पंजीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ डी वाला कथन सही होगा। आगे देखिए, 1792 में भारत में दरोगा प्रणाली किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मिंटो। तो अगर हम दरोगा सिस्टम की बात करें, 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। यह ब्रिटिश सरकार के पुलिस रिफॉर्म का एक हिस्सा थी। कॉर्नवालिस कोड के तहत कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए गांवों और कस्बों में दरोगा नियुक्त किए गए थे। ये दरोगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन काम करते थे। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी आंसर करेक्ट है। भारत में कितने राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो 2025 तक अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। अब ये 6 नेशनल पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी, कांग्रेस सबको पता है। इसके अलावा बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, सीपीआईएम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी है एंड नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एनपीपी। तो यहाँ पर बी आंसर 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता लागू की और द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो किस अधिनियम ने? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंसेस को स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी दी गई। इसका मतलब ये है कि अब प्रांतों जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इनको अपने कुछ मामलों में खुद फैसले लेने का अधिकार दिया गया। डायरकी की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया जो पहले 1919 के एक्ट के तहत लागू थी। डायरकी मतलब दोहरी सरकार, यानी एक ही प्रांत में 2 तरह के काम 2 अलग अलग प्रकार के मंत्रियों द्वारा देखे जाते थे। तो यहाँ पर किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता लागू की और द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से 255 किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ये केंद्र और राज्यों के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशन से संबंधित हैं, विधायी संबंध से जुड़े हुए हैं। इनमें विषय आते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। किसको किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ये सब हमको इन आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है? कौन सा है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 को भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू करने की अनुमति देता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है, तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य की सत्ता जो है वो केंद्र सरकार संभाल सकती है। इस आर्टिकल का कई बार पॉलिटिकल मिसयूज हुआ है, मकसद विपक्षी सरकारों को गिराना। 1994 में एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज रोकने के लिए गाइडलाइन जो है वो दी थी। तो भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 356। अगला है, वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित कौन सा अधिनियम हाफ लॉ सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको हाफ लॉ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह वॉरेन हेस्टिंग के समय पास हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों में हस्तक्षेप का अधिकार मिला, लेकिन इसमें पूरी तरह नियंत्रण कंट्रोल नहीं मिला, इसीलिए इसे आधा कदम या हाफ लॉ कहा गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट
1773। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? तो अगर हम हमारे संविधान के आर्टिकल 79 से 122 तक की बात करें तो ये संसद, पार्लियामेंट और उसकी कार्यवाही से संबंधित हैं। और ये आर्टिकल जो आते हैं आर्टिकल 79 से 122 तक के, ये पार्ट 5 में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? तो यहाँ पर आर्टिकल 79 से 122, डी आंसर करेक्ट होगा। अलग अलग यहाँ पर देखिए हमको विषय देखने को मिलते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट की संरचना, राज्यसभा लोकसभा के बारे में, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में, या विधायिक प्रक्रिया के बारे में, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में इन आर्टिकल्स में बताए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, उससे पहले आगे की थोड़ी प्लानिंग आपको बता देता हूँ। एग्जाम से पहले, एसएससी सीजीएल के पेपर से पहले 25 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ। 25 इंपॉर्टेंट बिल्कुल एग्जाम लेवल के, एग्जाम पैटर्न के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, एनटीपीसी में भी हमने 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लास्ट में सॉल्व करे थे एग्जाम से पहले, और काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले। बहुत सारे बच्चों से बात हुई है मेरी, थोड़ा सा मैं एनालिसिस भी लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नहीं बने। तो देखिए मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी अंतिम परीक्षा होती है। बेसिकली यहाँ पर आके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैं, जैसे एनटीपीसी के अंदर 40 क्वेश्चन थे, तो 40 में से आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो, है ना। ऐसे आने वाले टाइम में जब एसएससी के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 में से आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। तो अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर कंसिस्टेंट होकर 18 से 20 क्वेश्चन बना लेते हो तो एग्जाम में भी 18 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस लाऊं बिल्कुल एग्जाम लेवल के, कि जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। और एनटीपीसी में यही हुआ कि हमने जो मॉक टेस्ट कवर करे थे उससे काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिले एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, उनके पेपर में लगभग मॉक टेस्ट से ही 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल गए। सोचो 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ मॉक टेस्ट में से ही मिल गए, जो हमने मास्टर वीडियो सीरीज कवर करी थी। इसके अलावा 10,000 मैंने आपको एनटीपीसी के वन लाइनर भी दिए थे, उनमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला अभी एनटीपीसी के पेपर में कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यही क्वेश्चन मैंने आपको 10वां जो मॉक टेस्ट था एनटीपीसी का, उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। बिल्कुल आप देखोगे एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई है। ये मैंने आपको, जो पहला मॉक टेस्ट था उसमें 39 क्वेश्चन है। ये जिन भी स्टूडेंट ने सॉल्व करा होगा सीरियसली उनसे इजीली बन गया होगा। इसके अलावा देखिए, किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को समाप्त किया है। ये क्वेश्चन पूछा था अभी एनटीपीसी पेपर में। तो ये मैंने टेस्ट नंबर 18 जो था हमारा मॉक टेस्ट नंबर, उसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके अलावा मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है। ये मॉक टेस्ट 14 का दूसरा क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में अभी, हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है। ये मैंने आपको मॉक टेस्ट 6 में 12 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया। ये मॉक टेस्ट 16 का 26वां क्वेश्चन था हमारा। ये भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती हैं। तो ये टेस्ट नंबर 1 का 25वां क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का तीसरा क्वेश्चन था। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये हमने मॉक टेस्ट नंबर 3 का 38वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का दूसरा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है। ये हमारे मॉक टेस्ट 14 में से 24वें नंबर का क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी मॉक टेस्ट में से आपसे पूछ लिए गए, जो मैंने आपको 20 एनटीपीसी के मॉक टेस्ट कराए थे। और जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे उनसे तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने, जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो कवर करी थी, एंड जो मास्टर वीडियो सीरीज थी हमारी, हर एक सब्जेक्ट वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जिन भी बच्चों ने वो अच्छे से करा होगा, एनटीपीसी में वो जीएस को बिल्कुल फोड़ कर आया है। 100% उसका यहाँ पर प्री वाला पेपर निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको बार बार समझाता हूँ, जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सीरियसली उसको अच्छे से कर लो। जीएस का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, बच्चों ने कहा कि सर आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं फंसे, सर आपके मास्टर वीडियो सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए, 10,000 वन लाइनर में से क्वेश्चन नहीं आए। तो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे जो क्वेश्चन पूछे। अगर आपने सीरियसली अगर कंटेंट को नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आपको यही लगेगा कि क्वेश्चन नहीं आया है। तो जिन भी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उन्होंने मुझे फ़ोन करके स्पेशली बताया कि सर आपकी वजह से 15-15, 20-20 नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ गए, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आ गए। तो आने वाले टाइम में जो हमको एसएससी सीजीएल का पेपर देखने को मिलने वाला है, फ्रेंड्स अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ एग्जाम से पहले, सीरियसली आपने अगर उसको पढ़ लिया तो एसएससी के अंदर 18 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करके आओगे। तो बस रेडी हो जाना,
अच्छे से कंटेंट को पढ़ते चलो। मास्टर वीडियो सीरीज हमारी कंप्लीट होगी, देन फिर हम हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे एग्जाम से पहले। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। एंड 10,000 वन लाइनर भी ले लेना आप सीजीएल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दे रखे हैं। तो एक बहुत ज़रूरी आपसे डिस्कशन था ये वाला। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? कौन सा भाग? तो पार्ट 15 भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसमें आर्टिकल 324 से 329 तक शामिल है। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि निर्वाचन आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 325 से 329 तक मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और विवाद से संबंधित हैं। तो इलेक्शन कमीशन किस भाग से संबंधित हैं? भाग 15 से संबंधित हैं। अगला है, अगर एक 12 वर्षीय बच्चा कालीन निर्माण कारखाने में काम करता पाया जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लंघन होगा? तो कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हैजर्ड्स वर्क मतलब खतरनाक कार्य जैसे कारखानों में काम पर नहीं रखा जा सकता। कालीन निर्माण एक ऐसा काम है जिसे बाल श्रम कानून के तहत खतरनाक माना गया है। ये आर्टिकल बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। आर्टिकल अगर 23 की बात करें हम, तो ये फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित हैं। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। आर्टिकल 26 जो है ये धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए की बचता है आर्टिकल 24। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यह होगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समान हित में वितरित हो? ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है 39B। राज्य को यह निर्देश देता है ये आर्टिकल कि समुदाय के भौतिक संसाधनों मटेरियल रिसोर्सेज का स्वामित्व और नियंत्रण समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से वितरित हो, ताकि सबका भला हो सके। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी है जो समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो आर्टिकल 39B बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एसएससी बनाता है। यदि कोई निचली अदालत अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर निर्णय देती है तो उच्च न्यायालय मतलब जो हाईकोर्ट है वो, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, उसके द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो कौन से रिट जारी की जाती है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब जारी की जाती है ये जब कोई निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य कर रही हो। ये रिट उसे रोकने का आदेश देता है। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन ए आंसर करेक्ट होगा। अगर हम को वारंटों की बात करें, किसी व्यक्ति के सरकारी पद पर अधिकार को चुनौती देने के लिए है। हैबियस कॉर्पस की बात करें तो अवैध हिरासत इलीगल डिटेंशन से मुक्ति के लिए होता है। सर्टियोरारी की बात करें तो पहले से दिए गए निर्णय को रद्द करने के लिए होती है। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन ए आंसर करेक्ट है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का जो सिद्धांत है ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसका उद्देश्य है कि न्यायपालिका जो है, जुडिशरी जो है, कार्यपालिका और विधायिका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से स्वतंत्र रहे। तो यहाँ पर अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 46। राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक, एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों को बढ़ावा दे। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 46 कहता है। तो यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 320 के अंतर्गत। आर्टिकल 320 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को संघ और राज्यों की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 320। डी आंसर। अगस्त 2021 में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में सक्षम बनाया है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसके माध्यम से राज्यों को यह अधिकार मिला है कि वे अपने अपने राज्यों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सके और उन्हें सूची में शामिल कर सकें। बेसिकली 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसने 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को दिए गए कुछ अधिकारों को वापस राज्यों को सौंप दिया है। तो यहाँ पर किस संविधान संशोधन अधिनियम ने? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। के नजीब बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अधिकारों के उल्लंघन की बात हुई थी? तो के नजीब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का मामला आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के वायलेशन से जुड़ा हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक ट्रायल के बिना जेल में रखना न्याय और स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो इस मामले में किस अनुच्छेद के अधिकारों के उल्लंघन की बात हुई थी? आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 143 यह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। यह एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहलाती है, जहां पर राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या फिर संवैधानिक प्रश्न पर न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। तो बी आंसर सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 350A किस विषय से संबंधित है? तो आर्टिकल 350A क्या कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा मदर टंग में उपलब्ध कराई जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह इंश्योर करना है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिले। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा से संबंधित हैं। फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, बी आंसर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? NCPCR की स्थापना कब हुई थी? तो NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। यह आयोग कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाया गया था। इसका कार्य है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा और निगरानी करना। तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरेराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया? तो चंपकम दोरेराजन केस की बात करें तो इसके बाद भारत सरकार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जिससे आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया। यह राज्य को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की अनुमति देता है। इसके डिसीजन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट को लीड किया। तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार जो है ये संशोधन किया गया, ए आंसर। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी कमेटी ने 1986 में यह सुझाव दिया था कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और पंचायतों को संविधान में शामिल किया गया। तो LM सिंघवी समिति, बी आंसर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243K के तहत हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन होता है, जो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है। इसमें गवर्नर जो होता है वो चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है और उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता इंश्योर की जाती है। तो आर्टिकल 243K। ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सी बार तो एग्जाम में ऐसा भी होता है। देखिए SSC के CGL में अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपने PYQ सॉल्व कर रखे हैं 3-4 सालों के, तो काफ़ी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब बात आती है कि इतने कम समय में हम PYQ कैसे कवर करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने SSC CGL के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से PYQ हैं उन पर 1 लाइनर एक पैकेज बना दिया है। 10,000 1 लाइनर मैंने आपको दिए हैं जो कि PYQ पर बेस्ड हैं। आप इन 1 लाइनर को पढ़ लेना, बहुत हद तक तो क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। बहुत बेस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है PYQ का। 10,000 1 लाइनर मात्र 29 रुपये की PDF है। इस PDF को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसका प्रिंट ले लो, कुछ 30-40 रुपये में प्रिंट निकल जाएगा। और फटाफट इसको रोज़ अगर आप 1,000 1 लाइनर भी पढ़ोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो 2-3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से विद एक्सप्लेनेशन के साथ में PYQ दिया हुआ है, 1 लाइनर के फॉर्मेट में दिया है। तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए इस पोर्शन को कवर करना। बहुत हद तक लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे इसमें से। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसको छोड़ना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, राज्यसभा को मनी बिल कितने दिनों के भीतर वापस करना होता है? तो आर्टिकल 109 क्या बोलता है? इसके अनुसार जब मनी बिल राज्यसभा को भेजा जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस करना होता है, 14 डेज के अंदर। अगर वह समय पर नहीं लौटाया जाता तो बिल को लोकसभा द्वारा पास मान लिया जाता है। तो यहाँ पर
14 डेज। निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है? तो गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पहले से लागू है। यह कानून सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो या फिर ईसाई हो। तो गोवा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो आर्टिकल हमारा संविधान का 75(3 जो है क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए आंसर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी 3 जून 2009 को। वे एक अनुभवी सांसद और पूर्व आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थी। तो मीरा कुमार ए आंसर। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल तक अगर लंबित रख लेते हैं और उस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो इसे पॉकेट वीटो, जेब में डालकर रखना कहा जाता है। भारत में इसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल 1986 में हुआ जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर कोई निर्णय नहीं लिया था, तो पॉकेट वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कथन इनमें से सही है? एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रस्ताव पर सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये पॉइंट गलत है। राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस देना चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट। प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्य संख्या के 75% बहुमत से पारित किया जाता है, यह पॉइंट भी गलत है। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहलाती है और यह किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। बाकी विकल्प जो है पूरी तरीके से गलत है। क्या बोल रहे हैं कि प्रस्ताव पर सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जबकि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस देना चाहिए, ये गलत है, 14 दिन का नोटिस देना होता है, न कि 30 दिन का। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुल सदस्य संख्या के 75% बहुमत से पारित किया जाता है और प्रस्ताव को 2/3 मेजोरिटी 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, न कि 75% यहाँ पर बहुमत से। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को 2 बार चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार चुना गया है। उनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा और दूसरा कार्यकाल रहा है 1957 से 1962 तक। उन्होंने भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तो राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 130। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थायी सीट दिल्ली में होती है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति हो तो इसे किसी और शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह बदलाव केवल प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जा सकता है। तो आर्टिकल 130। भारतीय राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो जनगण मन भारतीय राष्ट्रीय गान जो है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, 24 जनवरी 1950 को भारत का आधिकारिक नेशनल एंथम घोषित किया गया। ये दिन संविधान के लागू होने से ठीक 2 दिन पहले था, जिससे यह भारतीय पहचान का स्थायी प्रतीक बन गया। तो भारतीय राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 83 में। लोकसभा और राज्यसभा की अवधि के बारे में इसमें बताया गया है। लोकसभा की अवधि 5 साल होती है, पर इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी सदन है, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो आर्टिकल 83। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जो पावर है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 360। आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल, वो पूरे भारत में लगेगा, तो 360 डिग्री, ऐसा दिमाग में रख लो। तो आर्टिकल नंबर 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने की शक्ति देता है। हालांकि आज तक ये आपातकाल जो है, इमरजेंसी भारत में कभी भी लागू नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के किस प्रकार के विधेयक को वापस नहीं कर सकता है? तो मनी बिल को वापस नहीं कर सकता, क्योंकि यह केवल लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा इसे केवल सिफारिश दे सकती है। राष्ट्रपति को इसे स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 110 के तहत परिभाषित है और इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। मनी बिल पर
सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो जो है वो लागू नहीं होता है। किस स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 लागू करने की अनुमति होती है? आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को तब राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू करने की अनुमति देता है जब वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। इसका उपयोग तब होता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हो। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर राष्ट्रपति स्वयं संतुष्ट होने पर इसे लागू कर सकता है। इसे 6 महीने तक लागू किया जा सकता है और आवश्यक होने पर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। बी आंसर। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो गवर्नर जो है वो एक्साइज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 154। अनुच्छेद 154 राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्तियों एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करने का अधिकार देता है। ये शक्तियां राज्य की कार्यपालिका से संबंधित सभी मामलों पर लागू होती हैं जिन्हें राज्य सरकार नियंत्रित करती है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 154। नेक्स्ट है, यदि राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह कितने दिनों में विधायिका से पारित होना चाहिए? तो अगर राज्यपाल कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसे राज्य विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह 6 वीक के भीतर पारित किया जाना आवश्यक है। यदि यह समय सीमा पार हो जाए और विधानसभा की मंजूरी न मिले तो अध्यादेश स्वतः ही अमान्य हो जाता है, लैप्स हो जाता है। अध्यादेश राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का हिस्सा है और इसका उपयोग विधानसभा सत्र न होने पर किया जाता है। ये प्रावधान संविधान के आर्टिकल 213 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल किन परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश कर सकता है जब विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न हो या फिर सरकार संविधान के अनुसार कार्य न कर रही हो। यह रिपोर्ट आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजी जाती है। राज्यपाल गवर्नर की यह सिफारिश संवैधानिक तंत्र की विफलता को शो करती है। यह निर्णय चुनाव के बाद हंग असेंबली, विश्वास मत में हार या फिर विधायकों के त्यागपत्र जैसी स्थिति में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति इस सिफारिश पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन नो मेजॉरिटी इन असेंबली, विधानसभा में बहुमत न होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की भूमिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राज्यपाल की भूमिका और शक्तियां हमारे संविधान के भाग 6 में वर्णित हैं। किसमें? भाग 6 में, जो राज्य सरकार से संबंधित हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक राज्यपाल के पद, उनकी शक्ति, पावर, कार्य और शपथ का विवरण मिलता है। गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ये कार्य करता है। कुछ विशेष स्थिति में यह विवेकाधीन शक्ति भी प्रयोग कर सकता है। तो भाग 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राज्यपाल की भूमिका किस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो राज्यपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण तब होती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू हो। इस स्थिति में राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच मुख्य संपर्क सूत्र होता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का संचालन करता है और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को नियमित रिपोर्ट भेजता है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। बी आंसर। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को राज्य की रिपोर्ट भेजता है? तो आर्टिकल नंबर 356 के तहत। 356 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के संवैधानिक स्थिति पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे। यदि राज्यपाल को लगता है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है तो वह यह रिपोर्ट जो है वो भेज सकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। यह आपातकालीन प्रावधान है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू होता है, आर्टिकल नंबर 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आर्टिकल के तहत गवर्नर राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है जबकि राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता? राज्यपाल को भंग करने की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास तो कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि संसद को वो भंग करे। राज्यपाल के पास होती है विधानसभा को भंग करने की शक्ति, और वो होती है आर्टिकल नंबर 174 के तहत। आर्टिकल नंबर 174 राज्यपाल गवर्नर को यह शक्ति देता है कि वह विधानसभा को भंग मतलब डिसॉल्व कर सकता है और उसका सत्र बुला सकता है। यह शक्ति राज्य सलाहकार की सलाह पर होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति भी प्रयोग कर सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति की बात करते हैं हम, तो संसद को स्वतः भंग करने का अधिकार नहीं होता है उसके पास। वह केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। इसलिए राज्यपाल की यह शक्ति जो होती है बहुत ही विशिष्ट मानी जाती है। मतलब प्रेसिडेंट के पास भी वो पावर नहीं है जो राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आजकल इस तरीके से क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1976 में, तब भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी?
इंदिरा गांधी थी। 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था हमारे संविधान में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम समय तक कार्य किया है? तो अगर इनमें बात करें हम फ्रेंड्स, तो चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम समय तक कार्यरत रहे। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक, केवल 224 दिन, लगभग जो होते हैं 7.5 महीने, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी जो सरकार थी उसने बिना पूर्ण बहुमत के काम किया और अंततः समर्थन वापसी के कारण सरकार जो है वो गिर गई। आगे बढ़ते हैं। भारत में मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के गठन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 74, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 74 भारत में मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के गठन और उसके राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह का प्रावधान करता है। यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह आर्टिकल भारत की कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक प्रणाली को शो करता है। मंत्री परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर और शक्ति मतलब पावर इसी आर्टिकल से संचालित होती हैं। आर्टिकल नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान किया। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इससे पहले 1974 में पहला परीक्षण इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। पोखरण 2 ने भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को वैश्विक मतलब ग्लोबल मंच पर सशक्त किया है। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो या फिर बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। यह आर्टिकल कार्यपालिका की संचालन का मुख्य आधार है और संसदीय प्रणाली की भी पुष्टि करता है। आर्टिकल नंबर 75। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, विदेशी निवेश को जो इंपोर्ट है उसको आकर्षित करना। यह पहल 25 क्षेत्रों को केंद्रित करती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डिफेंस, फार्मा, ये सभी। इससे भारत में रोजगार, नवाचार और जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ावा मिला है। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 74(2) के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 74(2) इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह पावर मिली है, अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार रिकंसिडरेशन हेतु लौटा सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह फिर से दे दे तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। यह आर्टिकल कार्यपालिका में सामूहिक जिम्मेदारी और राष्ट्रपति की सीमित भूमिका को शो करता है। यह भारत की संसदीय प्रणाली के संतुलन को बनाकर रखता है। आर्टिकल नंबर 74(2). तो यहाँ पर रिटर्न एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन, सलाह को वापस भेज सकते हैं। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। उन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने देशी रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत नियुक्त होता है? तो आर्टिकल नंबर 76 के तहत। आर्टिकल नंबर 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का मुख्य विधिक सलाहकार होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस आर्टिकल में राज्य के लिए विधानमंडल का प्रावधान है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 168 में। आर्टिकल नंबर 168 राज्य के लिए विधानमंडल की संरचना का प्रावधान करता है। यह कहता है कि राज्य में या तो एक सदनीय या फिर द्विसदनीय व्यवस्था हो सकती है। द्विसदनीय विधानमंडल में होता है एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। किस राज्य में कौन सी व्यवस्था होगी, इसका जो डिसीजन होता है वो संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कौन सा तरीका होता है? तो राज्य के अगर मुख्यमंत्री को हटाना है तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होता है।
मुख्यमंत्री को हटाने का सबसे संवैधानिक तरीका होता है अविश्वास प्रस्ताव। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत का समर्थन खो देता है तो विधायक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। राज्यपाल केवल तभी हटा सकता है जब मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने में विफल हो। अदालत या फिर प्रधानमंत्री के पास में मुख्यमंत्री को हटाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल किस स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो राज्यपाल जो होता है वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत अध्यादेश को तब जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है या फिर भंग होती है। ये जो अध्यादेश होता है ये एक अस्थायी कानून होता है जिसकी वैधता अधिकतम 6 सप्ताह की होती है जब विधानसभा पुनः सत्र में आती है। अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब स्थिति तत्कालिक हो और विधायी कार्य आवश्यक हो। तो यहाँ पर विधानसभा भंग हो या सत्र में न हो, व्हेन असेंबली इज नॉट इन सेशन। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य में मनी बिल धन विधेयक किसके अनुमोदन से पेश किया जाता है? मतलब किसकी प्रायर रिकमेंडेशन पर? तो राज्यपाल की रिकमेंडेशन पर मनी बिल को पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 207 के अनुसार राज्य में कोई भी मनी बिल धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति प्रायर रिकमेंडेशन के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसमें राज्य सरकार के कर मतलब टैक्स, एक्सपेंडिचर और लोन से जुड़े प्रावधान जो है वो देखने को मिलते हैं। ये केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है, विधान परिषद में नहीं। मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री जो होता है वो इस बिल को तब तक नहीं ला सकते जब तक राज्यपाल अनुमति न दे। तो यहाँ पर गवर्नर बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नगर पालिकाओं के लिए कौन सा भाग मतलब पार्ट जोड़ा गया? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पार्ट 9A जोड़ा गया। इसमें म्युनिसिपैलिटीज के स्ट्रक्चर, उनके कार्य, उनके चुनाव, अधिकार और उनके काम करने के तरीके से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि नगर निकायों को सिर्फ राज्य कानूनों पर न छोड़कर उन्हें संवैधानिक पहचान दी जाए ताकि स्थानीय शासन और जवाबदेही मजबूत हो सके। तो यहाँ पर पार्ट 9A बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कितनी प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 3। कितने? 3। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। 3 प्रकार की नगर पालिकाएं बनाई गई इस संविधान संशोधन के तहत। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मध्यम आकार के जो शहर है उनके लिए म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद और छोटे या फिर जो बहुत ही आधे शहर क्षेत्र होते हैं उनके लिए नगर पंचायत। इन सबको पार्ट 9A में संवैधानिक दर्जा दिया गया जिससे शहरों में लोकतांत्रिक स्थानीय शासन स्थापित हो सके। तो यहाँ पर 3B आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा निर्देशित किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 40। संविधान के जो DPSP है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, उसका हिस्सा है ये। इसमें राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायतों की स्थापना करें और उन्हें कार्य करने के लिए अधिकार दे। इसी आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और लोकतांत्रिक स्थानीय शासन को मजबूती भी दी गई। तो आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट है, किस समिति ने अनुशंसा की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? तो LM सिंघवी समिति 1986 ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। इससे पहले अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति जो थी उनने पंचायती राज की समीक्षा की थी लेकिन उन्हें केवल संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। ML सिंघवी समिति ने यह सुझाव दिया कि पंचायतों को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए ताकि उनका अस्तित्व स्थायी और मजबूत हो सके। इस सिफारिश के आधार पर ही आगे 73वां संविधान संशोधन लाया गया। तो LM सिंघवी समिति, सी आंसर। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला सबसे ऐतिहासिक कदम था। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसमें पार्ट 9 जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से 243O तक के प्रावधान जो है वो लाए गए। इसमें पंचायतों के स्ट्रक्चर, चुनाव, कार्यालय, उनके आरक्षण, उनके वित्तीय अधिकार, इन सब की बात कही है। ये ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। यहाँ पर 73, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 243N संबंधित है
तो आर्टिकल 243N जो है ये पंचायती राज प्रणाली लागू करने से पहले की ट्रांजिशनल प्रोविजन से संबंधित हैं, संक्रमणकालीन व्यवस्था से संबंधित हैं। ये प्रावधान क्या कहता है कि जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती तब तक मौजूदा पंचायतें और उनके नियम जो है वो प्रभावी रहेंगे। यह व्यवस्था राज्यों को नए संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बदलाव करने के लिए समय देने हेतु जोड़ी गई थी। आर्टिकल नंबर 243N। बेसिकली इसका मकसद ये था कि पंचायतें जो है उनका जो संचालन है वो लगातार बिना रुकावट के जारी रहे जब तक कि नई व्यवस्था जो है वो लागू नहीं हो जाती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 243I। 243I राज्य सरकार को यह इंस्ट्रक्शन देता है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करे। इसका कार्य क्या होता है? पंचायतों को मिलने वाली वित्तीय सहायता, जो टैक्स होता है उसका बंटवारा, अनुदान, इन सब पर सिफारिशें देना। यह आयोग पंचायतों की आर्थिक स्वतंत्रता और जवाबदेही इंश्योर करता है। आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है और उसे विधानसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फाइनेंशियल पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 243H नगरपालिकाओं को राजस्व एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके तहत राज्य विधायिका को यह अधिकार है कि नगरपालिकाओं को कर लगाने, टैक्स लगाने, शुल्क वसूलने और अनुदान प्राप्त करने की शक्ति दे। यह प्रावधान नगर निकायों की वित्तीय स्वायत्तता और जो डेवलपमेंट काम होते हैं उनके लिए आवश्यक संसाधनों को एंश्योर करता है। इससे नगरपालिकाएं स्वस्थ वित्तीय प्रशासन में बिल्कुल एकदम सक्षम बनती हैं। आर्टिकल नंबर 243H, ध्यान रखना, फाइनेंशियल पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, उसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 सब्जेक्ट्स पर अधिकार दिए हैं। कितने? 29 सब्जेक्ट्स। ये जो शेड्यूल है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें ग्राम विकास, सिंचाई, कृषि, एग्रीकल्चर, जलापूर्ति, पशुपालन, सड़क निर्माण करना, प्राथमिक शिक्षा, इन सब सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना और ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता देना। ठीक है, तो यहाँ पर 29 सब्जेक्ट्स। इनमें से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो मार्च 2013 में 2 नए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की स्थापना हुई, मेघालय और त्रिपुरा में। पहले ये राज्य जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन आते थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अभी भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के बेंच के रूप में काम करते हैं। ये बदलाव भारत में न्यायिक पहुंच को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। 2013 में 2 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, मेघालय और त्रिपुरा में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर सही होगा, बी आंसर, केवल 2 और 4 में, मेघालय और त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो आर्टिकल नंबर 323A के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT की स्थापना की गई। ये ट्रिब्यूनल सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करता है। CAT के निर्णयों को सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान नहीं होता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। CAT जो होती है केवल सरकारी एम्प्लॉय के लिए होती है, ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज। इसका निर्णय बिल्कुल फाइनल होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP के जरिए चैलेंज किया जा सकता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि सिविल सर्विस विवादों का जल्द और विशेष निपटारा हो सके। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत CAT के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? आर्टिकल नंबर 323A के तहत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? कौन सी ऐसी रिट है? परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कि वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। यह रिट सिर्फ सरकारी अधिकारी या फिर पब्लिक बॉडी के खिलाफ ही जारी की जाती है। अगर कोई सरकारी अफसर वो काम नहीं कर रहा जो वो कानूनन करने के लिए बाध्य हैं, तो कोर्ट उसे आदेश देता है कि वो अपना कर्तव्य निभाए। यह कभी भी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ लागू नहीं होती है। यह रिट नागरिकों को सरकारी निष्क्रियता के खिलाफ संवैधानिक हथियार देती है। यह रिट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत प्राप्त की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसने
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों पद सुशोभित किए हैं, मतलब इन दोनों पद पे हो रहा है। तो वो कौन रहा है? के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और बाद में लोकसभा स्पीकर बने। 6वीं लोकसभा 1977 से 1980 में ये अध्यक्ष बने थे जब जनता पार्टी की सरकार थी। उनका करियर भारतीय लोकतंत्र के दो स्तंभों न्यायपालिका और विधायिका में शानदार योगदान के लिए याद किया जाता है। उनकी भूमिका यह साबित करती है कि न्याय और लोकतंत्र को साथ लेकर चला जा सकता है। तो के.एस. हेगड़े यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी थी? किस केस में बनी थी फ्रेंड्स? गोलकनाथ केस। काफी इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई थी जो अब तक की दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी। इस केस का मुख्य मुद्दा क्या था? क्या संसद मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को संशोधित कर सकती है? कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को नहीं छुआ जा सकता, यानी संसद उनका संशोधन नहीं कर सकती। हालांकि यह फैसला बाद में केशवानंद भारती केस 1973 में पलट गया, जिसमें 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ बनी और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आया। गोलकनाथ केस भारत के संवैधानिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। तो यहाँ पर गोलकनाथ केस बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 122। 122 क्या बोलता है? न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकता। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसद पार्लियामेंट की कार्यवाही और प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि कोई प्रक्रिया संबंधी अनियमितता न हो। इसका मेन पर्पस यही है कि विधायिका की स्वायत्तता को सुरक्षित रखना, सिक्योर रखना। इससे संसद को अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने की संवैधानिक गारंटी मिलती है और संसद और न्यायपालिका के बीच बैलेंस बना रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्रदान करता है? कौन सा? आर्टिकल नंबर 215। 215 के अनुसार भारत का प्रत्येक हाईकोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यह है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और कार्यवाही को सरकारी प्रमाणिक रिकॉर्ड माना जाएगा, जिन्हें कोई भी कोर्ट अस्वीकार नहीं कर सकता। इसका एक और महत्वपूर्ण मतलब यह भी है कि हाईकोर्ट के पास अपनी गरिमा की रक्षा के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पूरी शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट को यही दर्जा आर्टिकल नंबर 129 में दिया गया है। यह प्रावधान हाईकोर्ट की स्वायत्तता और गरिमा और अधिकार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 124। 124 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हुआ और उसी दिन फेडरल कोर्ट को समाप्त कर सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट द्वारा जारी ऑर्डिनेंस अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने समय तक होती है? तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस की अधिकतम वैधता होती है 6 सप्ताह प्लस 6 महीने, यानी कुल लगभग 7.5 महीने। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यह अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत भारत के सीएजी की नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 148 के तहत। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इनकी जो रिपोर्ट होती है वो संसद में रखी जाती है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी द्वारा जांची जाती है। 148 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 280 के तहत। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना। ये आयोग जो होता है ये वितरण, अनुदान और पंचायतें और नगर पालिकाओं के वित्तीय सहायता जैसे विषयों पर सुझाव देता है। इसकी जो सिफारिशें होती है वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुआ था पहला वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन 1951 में। यह आयोग 1952 में कार्यरत हुआ था।
इसका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन जो है वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? के संथानम समिति की सिफारिश पर। देखिए CVC जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका गठन 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ। इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार रोकना और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। प्रारंभ में ये एक गैर संवैधानिक निकाय था, लेकिन 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह आयोग केंद्रीय सरकारी अधिकारियों की जांच और निगरानी का कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, के संथानम समिति। अगला क्वेश्चन है, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो नागरिकों के मौलिक मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार का कार्य करता है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 102 संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये संशोधन अनुच्छेद 338B जोड़ता है, जिसमें NCBC की संरचना, स्ट्रक्चर, शक्तियां और कार्य का प्रावधान है। पहले यह केवल एक संविधिक निकाय था जिसे 1993 में स्थापित किया गया था। संशोधन के बाद यह एक संवैधानिक संस्था बन गई है जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा करती हैं। 102 संविधान संशोधन 2018 के तहत। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 324 में भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। यह आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। ये एक स्वतंत्र और संवैधानिक बॉडी है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव इंश्योर करना। तो आर्टिकल नंबर 324। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? किस वर्ष हटा दिया गया था? 1978 में। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया। पहले ये आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31 के तहत मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। संशोधन के बाद इसे आर्टिकल 300(a) में रखा गया, जिससे यह केवल एक कानूनी अधिकार बन गया, लीगल राइट बन गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भूमि सुधारों और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना। तो 1978 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को इसको स्वीकृति दी थी। इसके माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सके। ये संशोधन आर्टिकल नंबर 342A को संशोधित करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद लाया गया, जिससे राज्य की पहचान की शक्ति समाप्त हो गई थी। इस संशोधन ने संविधान में संघीय ढांचे और सामाजिक न्याय की भावनाओं को बनाए रखा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? कौन सा है वो? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की मतदान की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन आर्टिकल 326 में बदलाव करता है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। इसका उद्देश्य था कि युवा भागीदारी को बढ़ावा देना और लोकतंत्र को मजबूत करना था। यह संशोधन 15 मार्च 1989 को लागू किया गया। 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके माध्यम से म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित प्रावधान भाग 9A में जोड़े गए। ये संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ था। इसमें नगर पालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित स्ट्रक्चर, कार्य, चुनाव, अधिकार, उनकी वित्तीय शक्तियां, ये सभी शामिल हैं। तो यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के
71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8वीं शेड्यूल में शामिल किया गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देता है। इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने परखा है। 3-2 के बहुमत से कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन वैध है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, यानी इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक रूप से ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो केवल A और B। विकल्प C में कहा गया है कि यह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OBC के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण किस संविधान संशोधन से हुआ है? तो 93 संविधान संशोधन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिसमें OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया जा सका। इसका मकसद क्या था? सामाजिक न्याय और शैक्षिक समानता को बढ़ावा देना। यह संशोधन 2006 से लागू हुआ है। इसके बाद OBC स्टूडेंट को कॉलेज में 27% आरक्षण मिला है। अगला क्वेश्चन है, NJSC की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुई है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की किस संविधान संशोधन के तहत हुई है? 99वें संविधान संशोधन के तहत। 99वें संविधान संशोधन 2014 के जरिए NJSC की स्थापना हुई, उसे बनाया गया, जिसका मकसद था न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJSC को असंवैधानिक करार देकर कॉलेजियम प्रणाली बहाल कर दी है। यहाँ पर 99 अमेंडमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत में GST लागू करने वाला संशोधन कौन सा है? तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारत में लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लाया गया था। इसमें आर्टिकल 246A, 269A और 279A को जोड़ा गया। इसके जरिए GST काउंसिल बनी, जो टैक्स रेट तय करती हैं। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, जिससे भारत में एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा शुरू हुई है। तो GST संबंधित अमेंडमेंट जो है वो कौन सा है? 101 अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया? तो आर्टिकल नंबर 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की संघीय राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन घोषित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अंग्रेजी को 15 वर्षों तक सहायक भाषा के रूप में जारी रखा जाएगा। बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया, जिससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों की स्थिति बरकरार रखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 343। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 और 226 के तहत कितनी प्रकार की रिट्स जारी होती हैं? तो कितनी प्रकार की रिट जारी होती हैं? आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट के तहत 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से हिरासत इलीगल डिटेंशन में हो तब। दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्शियोररी और पांचवा है को वारंटो। ये रिट तब जारी होती है जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम इस सरकारी पद पर किस अधिकार से बैठे हो, यानी यदि कोई व्यक्ति बिना योग्यता या अधिकार के पद पर बैठा है तो उसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य है वक्फ प्रबंध में पारदर्शिता बढ़ाना, प्रशासन को आधुनिक बनाना और कानूनी विवादों को कम करना। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है ताकि भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर हो सके। इस बिल का मकसद है कि वक्फ संपत्तियों की जानकारी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो। इसमें रिकॉर्ड मैनेजमेंट, विवाद समाधान और आधुनिक नियंत्रण प्रणाली पर जोर दिया गया है। ये 1995 और 2013 के पुराने कानूनों में सुधार लाकर एक इफिशिएंट और अकाउंटेबल वक्फ प्रणाली बनाने की दिशा में एक कदम है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार केंद्रीय नियंत्रण लागू किया और 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। भारत का ये पहला सर्वोच्च न्यायालय था। इसमें एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे, रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, जॉन हाइड, ये सभी अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। यह कोर्ट क्राउन की ओर से स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी अधिकारियों और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल रखना। इसी एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी स्थापना हुई थी। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के जुडिशियल सिस्टम की नींव था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह वह अधिनियम था जिसने पहली बार यह तय किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, भत्ता या पेंशन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भारत के संसाधनों से चलाने की वैधानिक मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम ने कंपनी के प्रशासनिक खर्चों को इंडियन रेवेन्यू से जोड़ दिया। इसके बाद के जो एक्ट्स थे, 1833 का सेंट्रलाइजेशन, 1853 का सिविल सर्विसेज, 1873 का जुडिशियल रिफॉर्म्स, उनमें वेतन से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं था। ध्यान रखिएगा, चार्टर्ड एक्ट 1793। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया? 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने में कोई भी रुचि नहीं ली थी, लेकिन ब्रिटिश मिशनरियों और सुधारकों के दबाव के कारण चार्टर्ड एक्ट 1813 में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं। इसका उद्देश्य क्या था? साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान को बढ़ावा देना। इस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार और स्कूल खोलने की अनुमति भी दी। अन्य चार्टर एक्ट कौन कौन से थे? 1833, 1853, 1873, जो कि शिक्षा से संबंधित नहीं थे, ध्यान रखना ये बात, बल्कि प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हुए थे। शिक्षा से रिलेटेड कौन सा था? 1813 वाला। यहाँ पर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? किस अधिनियम के तहत? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। इससे पहले जो ब्रिटिश अफसर था वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, यानी उसका कंट्रोल केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। 1833 का चार्टर्ड एक्ट क्या कहता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी अब वो सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। उसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने की ताकत, लेजिस्लेटिव पावर दी गई, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो पहले खुद कानून बना सकती थी, उनकी ये विधायी शक्ति छीन ली गई। पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई गई जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह था कि अब अलग अलग प्रेसिडेंसी जैसे कि बॉम्बे, मद्रास को एकजुट करके ब्रिटिश इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत, 1892 के तहत। इस एक्ट ने पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर चर्चा, डिस्कशन करने की शक्ति दी। हालांकि संशोधन या फिर वोट का अधिकार नहीं था। इंडियन पार्टिसिपेशन का प्रारंभिक चरण था ये। इस अधिनियम में नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या भी बढ़ाई गई। इससे पहले 1861 एक्ट केवल नाम मात्र की सलाह देता था। बाद में 1909 और 1919 एक्ट ने अधिकार बढ़ाए थे। संविधान में यूनियन बजट आर्टिकल 112 और स्टेट बजट आर्टिकल 202 में वर्णित किया गया है। बजट को हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से रखा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्वैत शासन डायरकी की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से भारत में पहली बार डायरकी द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। किस रिफॉर्म के तहत? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। ये जो प्रणाली थी प्रांतीय स्तर पर लागू हुई, जिसमें सब्जेक्ट्स को रिवाइज्ड मतलब गवर्नर के अधीन और ट्रांसफर्ड भारतीय मंत्रियों के अधीन 2 भागों में बांटा गया। ये ब्रिटिश शासन में भारतीय भागीदारी की सीमित शुरुआत थी। डायरकी का विस्तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में केंद्र स्तर पर प्रसारित हुआ, पर लागू नहीं हुआ। संविधान में आज यूनियन स्टेट पावर शेयरिंग को 7 शेड्यूल द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
डायरकी की प्रेरणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी मतलब गुलामी का चार्टर कहा। क्यों कहा? देखिए, इस एक्ट में भारतीयों को ऑटोनॉमी मतलब स्वशासन का दिखावा किया गया, लेकिन असली कंट्रोल अब भी ब्रिटिश क्राउन के पास ही रहा। इसके अलावा प्रोविंसेस को कुछ पावर मिली, लेकिन गवर्नर्स को ओवरराइड करने की पूरी ताकत दी गई, यानी इंडियन मिनिस्टर्स की कोई भी असली अथॉरिटी नहीं थी। डायरकी पहले प्रोविंसेस में थी 1919 के एक्ट से। अब इस एक्ट में सेंटर मतलब केंद्र पर लाने की बात हुई, लेकिन लागू ही नहीं की गई। इसके बाद यानी जो भी कानून बनते, निर्णय होते, उनकी अंतिम मंजूरी ब्रिटिश सरकार के पास थी। इसीलिए नेहरू जी ने इसे क्या कहा? चार्टर ऑफ स्लेवरी, गुलामी का चार्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा जिसकी स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी, उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी? 15। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। इन महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख महिला सदस्यों में डॉक्टर हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये सभी शामिल थी। इन महिलाओं ने फंडामेंटल राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट और माइनॉरिटी इशू जैसे विषयों पर सक्रिय भागीदारी दी। टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर बात करें इनिशियली तो 389 थे। आफ्टर पार्टीशन कितने? 299। महिलाओं की भागीदारी ने संविधान को इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव स्वरूप दिया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की और अन्य देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया। उनका योगदान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फेडरल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट जैसे प्रावधानों को स्पष्ट रूप से ढालने में रहा है। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जबकि BN राव ने विधिक ढांचा तैयार करने में सहायता की थी। उनका सुझाव ही संविधान सभा के प्रारूप का आधार बना था। तो BN राव का कार्य टेक्निकल और एडवाइजरी नेचर का था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, BN राव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले हस्ताक्षर किए। इस दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान का अंतिम हस्ताक्षर जो था वो फैजल अली ने किए थे। कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही कथन हमको सम्मिलित करना है। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। एक तरफ हमको कमेटी दे रखी है और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष का नाम हमको दे रखा है। तो यूनियन पावर कमेटी की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जो राज्यों की संरचना से जुड़ी हुई थी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी का नेतृत्व किसने करा था? JP कृपलानी ने किया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3, 4, 2, 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मतलब आंसर B। इन समितियों का गठन जो है 1946-47 के दौरान हुआ था। इन समितियों ने संविधान के मुख्य हिस्सों की नींव रखी है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा की कुल प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए थे। हालांकि सभी रियासतों ने शुरुआत में भाग नहीं लिया था। विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से के सदस्य हटा दिए गए, जिससे सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 389 में कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 93 रियासतों के, प्रिंसली स्टेट्स के। तो 93 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा ने किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से अपनाया। कब? 22 जुलाई 1947 को। यह स्वतंत्रता से पहले किया गया ताकि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही ध्वज का उपयोग किया जा सके।
नए ध्वज में तिरंगा बना रहा, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, जिसमें नीला अशोक चक्र है और नीचे हरा रंग था। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो न्याय, गति और धर्म का प्रतीक हैं। ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा दिया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिन्हें 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़कर पूरा किया गया। अभी वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या है वो कितनी है? 11 है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों को राष्ट्र के प्रति दायित्वों की जानकारी देना और संविधान के आदर्शों को सुरक्षित रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में गणतंत्र, रिपब्लिक की अवधारणा इनमें से किस देश के संविधान से ली गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में रिपब्लिक, गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। गणतंत्र का अर्थ है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि विरासत के आधार पर राजा। भारत में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, जो इस सिद्धांत को यह दर्शाता है। रिपब्लिक शब्द संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में शामिल है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन मतलब अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसने हमें 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया दी। पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन। अमेंडमेंट ये लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है, जिससे संविधान में स्थायित्व भी बना रहे और समय के अनुसार बदलाव भी हो सके। संशोधन प्रक्रिया को संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल नंबर 368। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किस देश के संविधान से ली गई है? ये लिया गया है फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से। ए आंसर सही होगा। भारत में ये प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 के तहत आती है, जिसमें राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। दोनों सदस्यों में स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की। यूएसए में भी राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा इम्पीचमेंट किया जाता है, वहाँ की संसद का नाम है ये प्रक्रिया भारत में एकमात्र ऐसी है जो केवल राष्ट्रपति पर लागू होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नॉमिनेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत मतलब नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। यह प्रावधान आर्टिकल नंबर 80 में वर्णित है, जिसमें राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इनसे जुड़ी विशिष्ट प्रतिभाओं को नामित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च सदन मतलब राज्यसभा को अलग अलग विविध और गुणी लोगों से सशक्त करना। आयरलैंड में भी राष्ट्रपति को उच्च सदन में विशेषज्ञों को नामित करने का अधिकार होता है। यहाँ पर आयरलैंड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया है, और यह हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के समय आपातकाल के दौरान किया गया था। 42वां संविधान संशोधन व्यापक संशोधन था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे संविधान में कई संरचनात्मक परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो B.R. अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये संविधान की आइडेंटिटी कार्ड की तरह है और देश की मूल भावना को भी दर्शाती हैं। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में संविधान की व्याख्या का आधार माना है। तो प्रियम्बल, प्रस्तावना, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी आंसर।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया, सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, तो एक बार, वन टाइम। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। सही आंसर हमको निकालना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दे रखें और दूसरी तरफ उनके सोर्स दे रखा है, स्रोत दे रखें। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं, जहां बिल ऑफ राइट्स हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करें, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आयरलैंड से लिए गए हैं, जहां पर सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। तो यहां पर हो गया थर्ड नंबर का, बी का हो गया थर्ड। ठीक है। अगर हम बात करें कैबिनेट गवर्नमेंट की, मंत्रिमंडलीय सरकार की, तो यह ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करें, केंद्र राज्य संबंध की, तो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग सेंटर कॉन्सेप्ट है। तो डी का हो गया 2 नंबर। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 एंड डी का हो गया 2। तो इस हिसाब से देखें, लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में जोड़े गए थे? किस समिति की सिफारिशों पर? तो फ्रेंड्स, वो थी स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में की थी। ये समिति इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान गठित की गई थी। समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आर्टिकल 51A को जोड़ा गया, जिसमें मूल रूप से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल की गई। इनका उद्देश्य क्या था? नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? 11 हैं। मूल रूप से 1976 में 10 ड्यूटी शामिल की गई थी, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, ड्यूटी जोड़ी गई। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना या फिर दिलाना, ये वाली ड्यूटी नहीं ऐड की गई और कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। फंडामेंटल ड्यूटीज को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस अनुच्छेद में संस्कृति शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 में 29 क्या बोलता है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को यह अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सके। ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं और विशेष रूप से सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। आर्टिकल नंबर 29-30 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए उससे रिलेटेड ही है, इनमें से किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार है? अंडर विच आर्टिकल डू माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस? तो आर्टिकल नंबर 30। भारतीय संविधान का यह प्रावधान है, जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार है। ये अधिकार धार्मिक और भाषीय दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो किस विशेष आदेश का अर्थ होता है यहाँ पर? हेबियस कॉर्पस। देखिए, हेबियस कॉर्पस एक फंडामेंटल रीट है, जिसका मतलब होता है कि शरीर को हाजिर करो। का उपयोग कब होता है? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया हो या किसी एजेंसी ने बिना कानून के तहत अधिकार के बंदी बना लिया हो, तब कोर्ट ये रीट जारी करती हैं और कहती हैं कि उसे तुरंत कोर्ट में पेश करो। ये सबसे शक्तिशाली रीट मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि इससे किसी भी नागरिक को तुरंत न्याय दिलाया जा सकता है, चाहे वो कहीं भी बंद हो। यह सरकार, पुलिस या किसी भी संस्था की गलत गिरफ्तारी पर रोक लगाने का शक्तिशाली हथियार है। ये रेट आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्लियर? यहाँ पर हेबियस कॉर्पस बिल्कुल सही आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन आता है, समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो राइट टू इक्वालिटी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 5 अधिकार शामिल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब 5। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कानून के समक्ष समानता।
आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। आर्टिकल नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों की समाप्ति की बात करता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो राइट टू इक्वालिटी इसके अंतर्गत 5 अधिकारों का उल्लेख किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इमरजेंसी के दौरान भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 दंड के संबंध में संरक्षण जो है और आर्टिकल नंबर 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। तो ये प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 सुप्रीम कोर्ट ने इसे गोल्डन राइट्स कहा है। बी आंसर। भारत के संविधान के इनमें से किस आर्टिकल में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था बट अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल नंबर 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत रखा गया। अब ये एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये लीगल राइट है, जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून द्वारा। ओके, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 300A में। फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत इनमें से क्या नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी की सूची आर्टिकल नंबर 51A में दी गई है। इसमें देशभक्ति, संस्कृति, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना जैसे फंडामेंटल ड्यूटी शामिल है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल नंबर 19 है, न कि ड्यूटी है। तो यहाँ पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल ड्यूटी के तहत नहीं है। डी आंसर। इनमें से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है, मतलब मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो पार्ट 4A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ये तो तुमको पता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, संविधान का पालन करना, संस्कृति की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, भाईचारे को बढ़ावा देना, ये सभी शामिल है। माता पिता और गुरुओं का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य जरूर है, लेकिन यह संविधान के मौलिक कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। बाकी 3 विकल्प जो हैं, ध्वज का सम्मान, भाईचारे की भावना और संस्कृति धरोहर की रक्षा, सीधे तौर पर मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? तो पंचायती राज से रिलेट कौन सा करता है आर्टिकल नंबर 40। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों, विलेज पंचायत की स्थापना करे और उन्हें कार्य करने की शक्ति और अधिकार दे। ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP में शामिल हैं, जो कि पार्ट 4 में आते हैं। जो आर्टिकल नंबर 40 है, उसके आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ, जिससे पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा मिला। इस प्रणाली का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लागू करना है। तो आर्टिकल नंबर 40 जो है ये पंचायती राज से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन सा यहाँ पर आर्टिकल करता है? ये बात पूछ रहे हैं, है ना, किसमें संदर्भित है ये पूछ रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 44 जो है, संविधान राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने का प्रयास करे। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, उत्तराधिकारी, संपत्ति, इन सब मामलों में समान कानून लागू हो। यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनमें शामिल है और न्यायालय द्वारा बार बार लागू करने की सिफारिश की गई है। फिर भी अभी तक ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। आर्टिकल नंबर 44 UCC से रिलेट करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करने की बात करता है, लेकिन यह केवल गोवा में ही पूरी तरीके से लागू है, सिर्फ गोवा में। भी गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता के आधार पर एक समान कानून प्रणाली लागू है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, इन सब पर
सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून है। यह व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 44 के आदर्श को व्यवहार में लागू करने का एकमात्र एग्जाम्पल है। तो गोवा में पूरी तरीके से ये लागू है ना, एक समान सिविल संहिता, यूसीसी। डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछते हैं इसको। भारत के संविधान का आर्टिकल 48 क पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है। किसमें? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल नंबर 48A जो आर्टिकल नंबर 48 क है, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह राज्य को निर्देश देता है कि यह पर्यावरण की सुरक्षा, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित करे। यह डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें शामिल है। इसका उद्देश्य है स्थायी विकास और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में संतुलन होना चाहिए? तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बीच बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है और एक को बढ़ावा देने के लिए दूसरे को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने केशवानंद भारती 1973 केस में जो घोषित बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और मजबूत किया है। यह फैसला संसद की संशोधन शक्तियों पर भी महत्वपूर्ण सीमा तय करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को हमको देखिए सही सुमेलित करना है। एक तरफ आर्टिकल दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमको यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल नंबर 41 काम करने का अधिकार की बात करता है, राइट टू वर्क। आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी की बात करता है, अभी हमने पढ़ा, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 48 कृषि और पशुपालन संगठन की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1, 2, 3 एंड 4 बिल्कुल सामने सामने दे रखा है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ईयर पूछ ले आपसे तो 1976। आगे बढ़ते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यह आर्टिकल नंबर 51(a) में जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि माता पिता या फिर संरक्षक की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दे या फिर दिलवाए। तो प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इससे संबंधित है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। अगला क्वेश्चन आता है, सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, संसद की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, जिसे क्वेश्चन आवर भी कहा जाता है, इसमें सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री जवाब देते हैं। ये लोकतंत्र में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम है। ये समय आमतौर पर सदन की बैठक की शुरुआत में होता है, मतलब सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल उसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जब कोई मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो उसे प्रमाणित करना होता है वह वास्तव में एक मनी बिल है, ये प्रमाणित करना होता है। तो ये प्रमाण पत्र कौन देता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 111 जो है वो ये बताता है कि जब कोई बिल, मतलब विधेयक, संसद के पास में होकर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसे मंजूर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नामंजूर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वह बिल मनी बिल है, धन विधेयक है, तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले यह जरूरी है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो यह प्रमाणित करे, सर्टिफाई करे कि वह वाकई में एक मनी बिल है। तो प्रमाण पत्र कौन देता है, कौन सर्टिफाई करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये जो सर्टिफाई होता है, प्रमाण पत्र होता है, वो अंतिम एकदम फाइनल होता है, मतलब कोई अदालत चुनौती नहीं दे सकती। मनी बिल की परिभाषा, यानी उसमें क्या क्या शामिल होता है, ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 110 में दी गई हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा करेक्ट आंसर होगा। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, जो कि नवगठित लोकतांत्रिक गणराज्य की ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और फरवरी 1952 तक चला था। इसमें लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो आर्टिकल नंबर 80। इसके अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, मैक्सिमम। इसमें से 238 सदस्य जो है वो राज्यों के और केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। नामित सदस्य जो होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। राज्यसभा जो होता है ये एक स्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे कानून द्वारा बदला जा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 80 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। पहले अधिकतम 3 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति थी, लेकिन इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996 के जरिए घटाकर 2 कर दिया गया। यदि कोई उम्मीदवार दोनों स्थानों से जीत जाता है तो उसे 1 सीट छोड़ना होती है और दूसरे क्षेत्र में फिर क्या होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव कराना पड़ता है। ये जो अमेंडमेंट आया था 3 से 2 करने का, ये नियम चुनावी प्रक्रिया में व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पर डी आंसर। संविधान द्वारा इनमें से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किनके लिए किया गया है फ्रेंड्स? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 330 और 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी मतलब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधानित है। इसका उद्देश्य क्या है? एससी एसटी वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण प्रदान करना। ये आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होता है, समय समय पर बढ़ाया गया है। ओबीसी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से आरक्षण की मांगे या फिर नीतियां हो सकती हैं, पर संविधान में एससी एसटी को ही स्पष्ट आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करने या फिर बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अनुसार किसी राज्य की जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको बनाने या फिर समाप्त करने की शक्ति संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ये आंसर सही होगा। लेकिन संसद ऐसा तभी कर सकती है जब पहले उस राज्य की विधानसभा जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव जो है रिजोल्यूशन पास करे। इसके बाद संसद एक साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल लाकर काउंसिल को बना या फिर खत्म कर सकती है। यह प्रक्रिया संविधान संशोधन जैसी नहीं होती है, इसलिए इसमें संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अंत में राष्ट्रपति की अनुमति जो होती है वो जरूरी होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने या फिर हटाने का फैसला राज्य नहीं, अंतिम रूप से संसद लेती है। तो पार्लियामेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा किस वर्ष में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? तो विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन के वेतन और भत्तों को नियमित करने के लिए संसद ने 1977 में एक अधिनियम पारित किया, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के नेताओं को कोई भी वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में मान्यता प्राप्त मुख्य विपक्षी दल के नेता को मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। इससे लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच बैलेंस बना रहता है। ध्यान रखिएगा 1977 में। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेन अपोजिशन पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% जो है वो प्राप्त होना चाहिए, 1/10। यह नियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों पर लागू होता है। अगर कोई भी दल 10% सीटें प्राप्त नहीं करता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता नहीं दी जाती है। यहाँ पर 1/10वां भाग सदन की कुल संख्या का। डी आंसर। आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 108 के तहत जब कोई सामान्य विधेयक जो होता है, ऑर्डिनरी बिल, दोनों सदनों में पास नहीं हो पाता है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, उसे बुलाई जाती है। ये राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती हैं। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करते हैं। यह व्यवस्था संसद में जो गतिरोध होता है उसको समाप्त करने के लिए है।
मनी बिल या फिर संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर बाय द प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा आर्टिकल संसद को, पार्लियामेंट को राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है उसके विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 संसद पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार देता है। सामान्यतः जो राज्य सूची होती है, स्टेट लिस्ट होती हैं, उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 249 संसद पार्लियामेंट को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 249 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 75 जो है ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो हमको रिलेशनशिप देखने को मिलता है उसको परिभाषित करता है। ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल नंबर 75 ये कार्यपालिका की संरचना और शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करता है। आर्टिकल नंबर 75 ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के रिलेशन को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन आता है, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो कौन नामित करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन जो है, नॉमिनेशन, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 80 के तहत आता है। इन सदस्यों को साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के आधार पर नामित किया जाता है। क्लियर? काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 60। इसमें राष्ट्रपति की शपथ मतलब ओथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शपथ लेते समय यह संकल्प करता है कि वह संविधान की रक्षा, पालन और संरक्षण करेगा और भारत की जनता की सेवा में कार्य करेगा। यह शपथ राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ जो होती है एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अनिवार्य होती है। प्रधानमंत्री जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में सीनियर मोस्ट जज उसे शपथ दिलाता है। इनमें से कौन राष्ट्रपति योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? तो कौन है वो प्रेसिडेंट जो वाइस चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के? तो प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति बनने से पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था, जिनमें भारत सरकार के मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद भी शामिल था। 2012 में भारत के राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? तो पॉकेट वीटो का उपयोग भारत में पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 पर हस्ताक्षर नहीं किए और न ही उसे अस्वीकार किया। इसे अनिश्चित काल तक लंबित रखा। यह विधेयक सरकार को डाक पत्रों को खोलने का अधिकार देता था, जो नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 54 में किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट वोटिंग के जरिए होता है। जो वोटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली से होती है। उसमें क्या प्रयोग होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 54 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेशों, जो ऑर्डिनेंस होता है, उसको जारी करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार होता है। और जरूरत कब होती है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश की बात करें, ऑर्डिनेंस की बात करें तो एक ऐसा अस्थायी कानून होता है जो संसद की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए लाया जाना चाहिए। यदि संसद 6 सप्ताह के भीतर अगर इसे पारित नहीं करती है तो यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल नंबर 86 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वह
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। ये जो संबोधन होता है ये संसद के पहले सत्र की शुरुआत में या किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। आर्टिकल नंबर 86, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है राष्ट्रपति के, वो प्रक्रिया जो है आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो संसद के किसी एक सदन में होती है। इसे पास करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। आर्टिकल नंबर 61, प्रेसिडेंट को संसद से विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति किस प्रकार की वीटो कहलाती है? तो वो कहलाती है सस्पेंसिव वीटो, निलंबन निषेधाधिकार। जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट द्वारा पारित साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल को हस्ताक्षर करने के पहले पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो इसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सस्पेंसिव वीटो। यदि संसद दोबारा वही विधेयक बिना संशोधन के पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है। फिर ये शक्ति जो होती है केवल साधारण विधेयकों पर लागू होती है, ऑर्डिनरी बिल पर, मनी बिल पर लागू नहीं होती है। ये राष्ट्रपति की नरम असहमति मतलब सॉफ्ट डिसअप्रूवल को दर्शाता है। ये जो पावर होती है ना सस्पेंसिव वीटो वो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो मनी बिल जो है ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जैसा कि आर्टिकल 110 में बताया गया है। राज्यसभा सिर्फ इस पर सिफारिशें दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन इसे रिजेक्ट, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। तो मनी बिल, धन विधेयक, डी आंसर। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस संशोधन के तहत किया गया था? तो किस संशोधन के तहत किया गया था? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2023 में पास किया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। इसमें 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में दिया गया है। यह तब लागू होगा जब न्यू सेंसस की रिपोर्ट आएगी, नई जनगणना रिपोर्ट। तो 106 डी आंसर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने किस अधिनियम में परिवर्तन किया है? तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन मैनेजमेंट को अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है। इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियों को मजबूत किया गया है। तो वक्फ एक्ट 1995। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई। इन्होंने 14 मई 2025 को पद ग्रहण किया। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा, भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? BR गवई हैं, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा होगा और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। ये इस सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो था। पॉलिटी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लगभग हमने 200 के आसपास क्वेश्चंस लगाए हैं और तकरीबन 400-500 फैक्ट हमारे कवर होते हैं। SSC में हमको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पॉलिटी के, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इसी लेक्चर से वो 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिवीजन के लिए आप 100 आवर GS की तरफ जा सकते हैं। मात्र 500 रुपीज़ में अवेलेबल है, 5 मंथ की वैलिडिटी है, बेस्ट सॉल्यूशन है अभी लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।